आपकी अरे, आज्ञा हो तो बैठ के बोल लूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो बैठो बैठो आप। हमारे अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो। बस हाँ, थैंक यू। विराजो इतने जोर से बोल दिया तो हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय वसुंधरा जी, माननीय सदस्यगण और पूर्व सदस्यगण, मुझे जो सब्जेक्ट दिया है स्पीकर साहब के द्वारा 1956 एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट के बारे में, मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट काम इन्होंने मुझे दे दिया है। ये मेरा सब्जेक्ट कभी रहा नहीं और मुझे अध्यक्ष महोदय ने ही पकड़ा दिया है। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्ट सर, ये जो 56 का एक्ट था, इसमें जो विभिन्न रियासतें थीं, प्रिंसली स्टेट्स थी राजस्थान की, वहाँ रेवेन्यू लॉ जो थे अलग अलग थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी रेवेन्यू लॉ के में। तो इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की राजस्थान में स्थापना की गई। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, राजस्थान के अंदर और भी लैंडमार्क इनेक्टमेंट हुए कानून के, जैसे जागीरदारी रिजम्पशन एक्ट, जिम्मेदारी एबॉलिशन एक्ट, ये भी बड़े महत्वपूर्ण कानून थे। इसके अलावा एक और कानून बना जिसमें कि SC ST की ज़मीन अन्य बड़ी जाति के लोग, थैंक यू, अन्य बड़ी जाति के लोग नहीं ले सकते थे। तो ये सारे कानून बने। अब इसके अंदर जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन हुआ 1956 के एक्ट के तहत, तो उसके अंदर सबकी ड्यूटीज फिक्स की गई। एक डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स को भी बनाया गया, क्योंकि ज़मीन की किस्त कहीं बारानी थी, कहीं रेगिस्तानी ज़मीन थी, कहीं सूखा था, कहीं बेहड़ की ज़मीन थी। तो इसके बिना इसके लगान की दर तो तय की नहीं जा सकती थी, इसलिए इसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। दूसरी बात, अब इसके अंदर ज़मींदारी सिस्टम का मैं आपको उदाहरण दूं। जैसे हमारी धौलपुर रियासत के अंदर ज़मींदारी सिस्टम था। किसान को ज़मींदार, राजा ने ज़मींदार अपॉइंट किया कि आप तुम कितना लगान दोगे, कितना एरिया है एक पर्टिकुलर विलेज का, उस हिसाब से तय होता था। अब फसल हुई नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो ये सब परेशानियाँ थी उसके अंदर। तो जब ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट हुआ तय, तो ये तय हुआ कि इनको कंपनसेशन कितना दिया जाए। कंपनसेशन की दर उसके अंदर तय की गई। पर जब लैंड रेवेन्यू एक्ट बना, तो इसको सबको कंसोलिडेट, ज़मीन का रिकॉर्ड उनके पास नहीं होता श्रीमान, तो बड़ी परेशानी होती। अलग अलग कानून, अलग अलग नियम सब रियासतों के, और इसका हेडक्वार्टर उस कानून के तहत अजमेर को किया गया, जयपुर को नहीं बनाया गया, क्योंकि जयपुर, अजमेर जो था बाद में राजस्थान में मर्ज हुआ। पहले मस्त बना धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, वहाँ फिर इसको मर्ज किया गया राजस्थान के अंदर। इसी प्रकार अजमेर को बाद में मर्ज किया गया राजस्थान के अंदर। और ये भी सही है कि हिंदुस्तान की 563 रियासतों को सरदार पटेल के कारण, उनकी सख्ती के कारण या उनके समझाइश के कारण भारत की यूनियन के अंदर लिया गया। तो इस राजस्थान के अंदर हमारे जो पूर्व में मंत्री रहे हों, उनका सोच, जिसका भी रहा, जैसा सम्मानीय वसुंधरा जी ने कहा कि लोगों का सोच था, लोगों का सोच अलग था। उस वक़्त दुश्मनी नहीं थी, सबसे सलाह मशवरा करके, सबसे बात करके तब सब चीज़ तय की जाती थी। जैसा सम्मानीय वसुंधरा जी ने कहा
कि भैरव सिंह जी की और सुखाड़िया जी की बात होती थी, कटु आलोचक थे, तो ज़बरदस्त आलोचना होती थी विधानसभा के अंदर, लेकिन दुश्मनी नहीं थी। तो सबके सहयोग से, पक्ष विपक्ष के सहयोग से ये कानून बना। और एक बात और हुई, SC ST की ज़मीन के बेचान के ऊपर अन्यथा बड़ी जातियाँ ज़मीनें ले लेती गरीबों की, तो यह तय हुआ कि SC की ज़मीन और ST की ज़मीन उन्हीं जाति के लोग लेंगे। और इसके अलावा 1969 to 72 माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमिहीनों को फ्रॉम 1969 to 72 मैं भरतपुर जिले का प्रभारी था, मैं उपमंत्री था सुखाड़िया जी की सरकार में, तो भूमिहीनों को ज़मीन आवंटन की गई। 3 साल लगातार जो ज़मीन पड़ी हुई थी, अब एक नया कानून आ गया, तब सिवाय चक की ज़मीन, चारागाह की ज़मीन, उसकी किस्म बदल करके भूमिहीनों को, और उसमें प्रायोरिटी SC ST के लिए थी। मैं प्रभारी था भरतपुर जिले का, तो मुझे भी याद है। अब बड़ी समस्या थी कि बड़ी जाति के लोग, अब आप इनको पहले देते हैं तो वहाँ झगड़े की नौबत आती है। तो मैंने कलेक्टर SP से कहा अनुभव के आधार पर कि मैंने भाई जब ये कब्ज़ा कर लें SC ST के लोग, तो उसी गांव में बाकी बची ज़मीन अन्य लोगों को दी जाए। और उसका फ़र्क पड़ा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान के हर कालखंड के अंदर समय समय पर बहुत ऐतिहासिक कानून बनाए गए और हम सबको उसकी सराहना करनी चाहिए। धन्यवाद।